फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी तो पूरे इलेक्शन में कह रहे थे कि हम दो फ्लैग की बात कर रहे हैं, कश्मीर का अलग झंडे की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो सीना ठोक के कहा कि 370 हटाएंगे और हटा के दिखाया। और आज पुनः हम कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत, भले ही जम्मू कश्मीर में किसी की भी सरकार बन जाए, दुनिया की कोई ताकत वापस जम्मू कश्मीर में 370 के फेवर में काम नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का कार्य हुआ है, लोगों ने उसको सराहा है, रोजगार के अवसर ज़्यादा उत्पन्न हुए हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, नया देश में जम्मू कश्मीर में नया निवेश हुआ है। तो ये इंजीनियर राशिद साहब के काल्पनिक सोच है, और वो काल्पनिक सोच में कुछ भी बोले उस पर मुझे लगता है कोई प्रतिक्रिया की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उसमें मौलिक अंतर है। इंजीनियर राशिद साहब को पर्याप्त सफलता नहीं मिली, शायद वो इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर में आज सरकार का शपथ ग्रहण हुई है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी विधायक ने मंत्रिमंडल में शपथ नहीं ली। कांग्रेस के जो वहाँ चीफ हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तारिक हमीद, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड का वादा अभी अनफुलफिल है, इसलिए हम लोगों ने। कांग्रेस के पास शपथ लेने के लिए था क्या वहाँ? मात्र 6 तो विधायक थे, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निर्दलीय विधायकों को सम्मिलित किया तो कांग्रेस को लगा मेरे तो यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कांग्रेस के लिए था क्या जो वो शपथ लेती? टोटल जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने 25-30 सीटों पे चुनाव लड़ा, मात्र 6 सीटें जीती, और 6 के 6 सीटें, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूँ, 6 के 6 सीटें सिर्फ एक ही धर्म के लोगों ने जीती, दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति नहीं था कांग्रेस का जो है विधायक बना है। तो कांग्रेस के पास वहाँ कुछ है ही नहीं, तो उमर अब्दुल्ला ने उनको साइड में बैठा दिया। और ये घटना, मैं ये कह रहा हूँ, ये शुरुआत हुई है, जम्मू से शुरुआत हुई, कश्मीर से शुरुआत हुई है इंडी गठबंधन के टूटने की। अब ये शुरुआत नीचे महाराष्ट्र में भी जाएगी, झारखंड में भी जाएगी, हरियाणा में हम देख ही चुके हैं कि किस तरह इंडी गठबंधन टूटा है। सर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आता है कि महाविकास आघाड़ी के पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, इसलिए उन्होंने अनाउंस नहीं करा। हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सही फरमाया, क्योंकि जो 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 उद्धव ठाकरे साहब, जो शरद पवार साहब, जो कांग्रेस के अंदर ही 5 तो मुख्यमंत्री के दावेदार वहीं अंदर, तो उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्रुप है जो कांग्रेस लेड उद्धव ठाकरे जिसमें सम्मिलित है, उस ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे विधायक इनके चुनकर आने वाले ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो शिंदे गुट है और जो अजीत पवार का गुट है, वो यहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। तो इसलिए इस तरह की समस्या कांग्रेस को महाराष्ट्र में नहीं होने वाली, क्योंकि वहाँ विधायक ही नहीं चुन के आने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री की कोई इश्यू ही नहीं होगा। सर, मूडा कंट्रोवर्सी के बीच अब जो मूडा के चीफ है उन्होंने भी रिसाइन कर दिया है लैंड अलॉटमेंट वाले मामले में। सिद्धारमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जमीन वापस किए जाने का उनका इस्तीफा इस समय विवाद देखने को मिला। अगर कोई मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता है और वो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी वो ज़मीनें वापस करते हैं, तो क्या ये स्वीकार नहीं कर रहे मुख्यमंत्री जी कि भ्रष्टाचार हुआ है? अगर मुख्यमंत्री जी आपने स्वीकार कर लिया है तो आपको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस का यहाँ पे दिल्ली में जो लीडरशिप है उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहा है इनडायरेक्टली, ये कह के कि मैं जमीनें वापस दे रहा हूं, अब मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे मुझे पता नहीं। और तो और कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार पर जमीनों का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, वो भी आरोप प्रूव हो चुके हैं, वो आरोप से भी वो अभी तक बरी नहीं हुए हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष के परिवार पर जमीनों का घोटाले पर आरोप, मुड्डा के अंदर सिद्धारमैया जी के परिवार पर जमीनों का घोटाले का आरोप, ये वहां पे परिवारों की सरकार चल रही है। जो कन्नड़ वासियों का, जो कर्नाटक के लोगों का हक सिर्फ 2-3 परिवार खा रहे हैं। ऐसे परिवारों को आने वाले समय में कर्नाटक के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में हैं, जहां उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर
क्रिटिसाइज करा और निंदा की, साथ ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी अपनी बात की। जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की धरती पर जाके पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को उसको उस सत्य का आईना दिखा रहे हैं, इससे भारत की वैश्विक लेवल पर जो बढ़ती हुई साख है उसका ये परिचय है। जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाकर चीन को उसके जो इश्यूज हैं उसको ललकार रहे हैं, उसके इश्यूज गिना रहे हैं, ये भारत की बढ़ती हुई विदेशी जो फॉरेन अफेयर्स में जो भारत की बढ़ती हुई ताकत है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के नेतृत्व में जो ताकत है, उसका ये नतीजा आज देश को देखने को मिल रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर डांट लगाई है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों को बढ़ते हुए एयर पोल्यूशन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर पैनल एक्शन भी लेने के लिए कहा गया स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। साथ ही डायरेक्ट करा है पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी कि वो अगले बुधवार को। देखिए, क्यों पंजाब की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जी, कॉमरेड आतिशी मारलेना जी खामोश है? हरियाणा पंजाब में भी उन्हीं की सरकार है, क्यों वो बैठ के बात नहीं करती? क्यों दिल्ली के लोगों को घटिया ऐसी हवा लेने को मिल रही है जिससे उनके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं? तो क्यों जो दारू प्रेमी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी क्यों इस तरह की हरकतें कर रही है? आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार से तो आतिशी मारलेना जी समझे कि भाई पंजाब के जो मुख्यमंत्री जी, अब मुझे नहीं पता, ऐसी भी खबर आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां यहाँ की दिल्ली में बैठे लोगों ने छीन ली है, ऐसी भी खबरें आने को पढ़ने को मिल रही है। तो क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री जी, वो वास्तव में मुख्यमंत्री है या नहीं मुझे नहीं पता, अगर वो है तो कॉमरेड आतिशी मारलेना जी के साथ संपर्क करे। उनकी एक ही पार्टी की दोनों राज्यों में सरकार है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते अरे साहब हम तो क्या करें जी, पंजाब में हमारा कुछ बस चलता नहीं है। अरे वही आप ही की सरकार है, और अब कोर्ट की सख्ती के बाद तो अपनी चुप्पी तोड़ो और दिल्ली के लोगों को आने वाले 3 महीने में शुद्ध हवा तो दीजिए। बड़े बड़े वादे किए थे, वाईफाई बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर देंगे, वो सब तो गया भाड़ में। आज दिल्ली के लोग शुद्ध हवा के लिए मोहताज हो चुके हैं। और एक ऐसी पार्टी जिसकी दोनों राज्यों में सरकार है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद चुप्पी तोड़ो और दिल्ली के लोगों को दूषित हवा से निदान दीजिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे। जम्मू कश्मीर में आज उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बन गई है, राष्ट्रपति शासन हट गया। उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुरेंद्र चौधरी ने शपथ ली है। साथ ही मंत्री भी बने हैं सर कई, जिसमें सुरेंद्र सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। देखिए, हम तो शुरू से ही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बने, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने का काम करे, और हम शुभकामनाएं देते हैं नई सरकार को कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जो एस्पिरेशंस है, जो विश्वास उनके ऊपर लोगों ने जताया है, उसको पूरा करे। पर ध्यान रहे, भारत में 2 झंडे की बात अब नहीं चलेगी। कान खोल के सुन लें, ध्यान रहे, 370 एक ऐतिहासिक घटना हो चुकी है, उसको वापस लेने की बात ना तो जम्मू कश्मीर के लोग एक्सेप्ट करेंगे, ना भारत का कोई व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा। बाकी स्वच्छ सरकार चलाइए। लोकतंत्र में लोगों ने उमर अब्दुल्ला जी को सरकार चलाने का मौका दिया है। हम चाहते हैं कि वो एक स्वच्छ, पारदर्शी और विकासोन्मुख सरकार चलाए, पर डिवीज़न की लाइंस पे नहीं, 370 को वापस लाने की लाइन पर नहीं, 2 झंडों के लाइन पर नहीं। अगर वो होगा तो देश और जम्मू कश्मीर के लोग उमर अब्दुल्ला को और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कभी माफ नहीं करेंगे। सर, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अब वायनाड से सर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आधिकारिक घोषणा भी कांग्रेस के द्वारा कर दी गई है। किस तरह से देख रहे हैं? 13 तारीख को मतदान भी है नवंबर में। देखिए, कोई भी चुनाव लड़े उससे कोई हमें एतराज़ नहीं है, पर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वायनाड में किसकी आबादी है, किस समूह की आबादी है, उनकी हिस्सेदारी ही है। आज कांग्रेस पार्टी कहती है ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वहां पर क्या वायनाड में किस रिलीजियस ग्रुप, किस धर्म की आबादी है, ये बताइए ना। ये सिर्फ हमें कोई ऐतराज नहीं है, प्रियंका गांधी जी लड़े,
चुनाव लड़े, उससे कोई लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को राइट है, वो लड़े, वायनाड से लड़े, त्रिवेंद्रम से लड़े, कहीं से भी लड़े, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर कांग्रेस पार्टी के बात कहने की कुछ और करने की कुछ और, कथनी और करनी का ये अंतर ये चुनाव दिखा रहा है। ये चुनाव दिखा रहा है कि जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि परिवारों की राजनीति को खत्म करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी परिवार रूपी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर रही है। मम्मी राज्यसभा में, बेटा लोकसभा में, बहन अब वापस चुनाव लड़ रही है। क्यों भाई? उनका वहां वायनाड में क्या कंट्रीब्यूशन है? वो कितनी बार वायनाड गए हैं? उनका उस क्षेत्र में उनके विकास के लिए उनका क्या योगदान है? चुनाव लड़ना हमें कोई ऐतराज नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी का ये सबसे ताजा उदाहरण है। पहले भी हजारों सैकड़ों उदाहरण है, ये एक और उदाहरण हो गया। और ये उस बात का खंडन करता है जब राहुल गांधी जी आप जैसे पत्रकारों से पूछते हैं, नहीं तुम्हारी जाति बताओ, आपके कैमरामैन की जाति बताओ। वायनाड में किस धर्म, किस समूह की पॉपुलेशन मेजोरिटी में है? क्या प्रियंका गांधी वो अपनी बात का खंडन नहीं कर रही? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी बात का खंडन नहीं कर रही कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी? कहां पर हिस्सेदारी मिल रही है उनको? कथनी और करनी का अंतर छोड़िए, लोगों को डिवाइड करके अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी जो बरसों से कर रही है, उसका ये ताजा उदाहरण है।